बच्चों फिजिक्स में 11th क्लास वालों को बता रहे हैं, फिजिक्स में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, कम से कम मैचिंग के हैं, ट्रू फॉल्स हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आपको बेसिक याद करना है, चैप्टर के सारे फार्मूले पूछे जाएंगे, फार्मूले याद करिए, जैसे यंग मॉडुलस का फार्मूला, बल्क मॉडुलस का फार्मूला, कंप्रेसिबिलिटी, संपीडाय, और जो नाम दिए हैं सारे एनसीईआरटी से दिए, जैसे शेयरिंग स्ट्रेस आल्सो नोन बाय द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग मॉडुलस का फार्मूला, बल्क मॉडुलस का फार्मूला, और आपका है हुक्स लॉ, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो अगर आप चैप्टर को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे हर चीज, तो इसी से 20-20 के क्वेश्चन बनाए हैं। इसके अलावा ब्रिटल प्रॉपर्टी, ब्रिटल माने भंगुरता कब होता है, कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा सब्सटेंस भंगुर यानी ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब है कि जैसे उसमें हाथ मारे या कोई वजन लगाए या कोई फोर्स लगाए तो उसका क्या हो, टूट जाएगा कि सही रहेगा। जैसे कांच को दबाने से या उस पर बल लगाने से वो क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाता है। कोई डिफॉर्मिंग फोर्स खींचे पर कांच को या उसको दबाए तो वो टूट जाता है, तो ब्रिटल प्रॉपर्टी हो जाती है। तो इसमें बताया हमने, जिनके बीच में जब कर्व लेंगे आप, अगर डी और ई, डी कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट कहलाता है कर्व में, डी पॉइंट है हमारा द पोर्शन कर्व बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में जब बहुत कम गैप होता है तो वो ब्रिटल प्रॉपर्टी होता है। इफ द अल्टीमेटली स्ट्रेंथ ऑफ फ्रैक्चर डी एंड ई इज वेरी क्लोज, अगर डी और ई, जैसे ये ग्राफ बना था, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, इनके बीच में बहुत कम गैप है तो वो ब्रिटल होगा। अगर इनके बीच में ज़्यादा बड़ा गैप है तो वो डक्टाइल जिसमें तार खींचा, तंत हिंदी में बोलते हैं, तंत कहलाता है जिससे तार खींचा जा सकता है, जिसको पतला करके तार बनाया जा सकता है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि डी के बाद केवल यहाँ से तो वो इलास्टिक नेचर खो देता है। इलास्टिक नेचर जब तक ये स्ट्रेट लाइन था, जब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन था तो वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। कहते हैं ग्राफ का कौन सा पार्ट हुक्स लॉ को फॉलो करता है, केवल स्ट्रेट लाइन पार्ट, इतना पार्ट जो स्ट्रेट लाइन पार्ट है वो ही हुक्स लॉ को फॉलो करता है, यानी स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस हो जाता है, या स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाएगा। बाकी इसके आगे का पार्ट हम डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, ये फोर्स यानी स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ा रहे हैं और तार लगातार खींचता चला जा रहा है। तो ये पॉइंट आ जाता है यहाँ के बाद। अगर इन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप है तो वो डक्टाइल नेचर होता है, यानी तंत्र जिसका तार खींचा जा सकता है, जिसको खींच के पतला किया जा सकता है, वो अपने आप जरा सा फोर्स लगाने में ज़्यादा लंबा खींच जाएगा, यानी वो मजबूत कम होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। और जो जब क्लोज होते हैं, डी और ई क्लोज होंगे या छोटा होगा तो वो ब्रिटल होता है, वो मजबूत का तार नहीं खींच सकते, वो ब्रिटल हो जाता है। इसमें कुछ सवाल है जो हम आपको बता रहे हैं। यंग मॉडुलस का फार्मूला याद कर लीजिए, इलास्टिक मॉडुलाई, इलास्टिसिटी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, स्ट्रेन, शेयर मॉडुलस, ये सारे आप याद कर लीजिए, इसी से सवाल पूछे जाएंगे। एक इसमें चार्ट दिया है 9.4, चार्ट है 9.4, इसमें बहुत सारी चीजें दी है।
जैसे टेंसिल कंप्रेसिबिलिटी के लिए कौन सा फार्मूला लगा, शेयरिंग स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस के क्या क्या नाम है, कब ये लगता है, ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी आप। तब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं से बनाए गए। पॉइजन रेशियो भी आपको कल हमने पढ़ाया था। पॉइजन रेशियो में हमेशा दो 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 चीज़ों का, पॉइजन रेशियो में स्ट्रेस नहीं होता, बल्कि कोई अगर मोटा वायर लेते हैं, ऐसे मोटा वायर लिया, इसको खींचोगे तो ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो इसमें दो तरह के चेंजेस आते हैं, लेंथ में चेंज आता है और इसके डायमीटर में। तो पॉइजन रेशियो दो विकृतियों का अनुपात है, यह कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। ये लेटरल स्ट्रेन कहलाती है, लेटरल स्ट्रेन। और ये लॉन्गिट्यूडनल कहलाती है, जो लंबाई में बढ़ती है वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाती है, स्ट्रेन होती है। इस तरह से पॉइजन रेशियो का भी सवाल आता है, वो भी आएगा, उसको भी याद कर लीजिए। अब कुछ सवाल है वो हम आपको बता रहे हैं, जैसे ग्राफ है, ये ग्राफ है, और दूसरा ये ग्राफ, ये बी मटेरियल है, ये ए मटेरियल। स्ट्रेन और ये है स्ट्रेस। स्ट्रेस और स्ट्रेन, which of the material has a greater young modulus? तो देखिए पहला क्वेश्चन ये, इसको थोड़ा जो यंग मॉडुलस निकाला जाता है, यंग मॉडुलस y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ये जो लीनियर पार्ट है, लीनियर पार्ट सीधी रेखा वाला, उसका स्लोप, उसका ढाल, ये एंगल भी उसका यंग मॉडुलस कहलाता है। तो जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा उसका यंग मॉडुलस होगा। इसका इसकी तुलना में क्या है, ए का ज्यादा है, बी का कम है। आप देख लीजिए, थोड़ा बना भी हुआ है, डायग्राम भी बना है। ए का ज्यादा है और बी का कम है, तो यंग मॉडुलस किसका ज्यादा होगा, ए। जिसका स्लोप, ये ढाल ज्यादा होती है, उसका यंग मॉडुलस ज्यादा होता है। जिसकी ढाल या स्लोप या एंगल ये, क्योंकि अगर आप लीनियर पार्ट है, एंगल निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये आ जाएगा। तो ये स्लोप ही इसके यंग मॉडुलस को बताता है। जिसका ज्यादा होता है वो ज्यादा, यानी ये थीटा ज्यादा है तो ये ज्यादा इसका यंग मॉडुलस होगा, इसका यंग मॉडुलस कम होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें इन्होंने पूछा है, which of the two strong material। अब स्ट्रॉन्ग मटेरियल का मतलब ये होता है, कैसे पहचानें, यानी देखिए इसमें तो ये रीजन है, ये वाला, ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने के बाद भी यहाँ तक रहता है, यहाँ तक बढ़ते हैं, यहाँ तक घूम होवे, यानी अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेंगे तो वो वापस लौट आएगा। लेकिन ये डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाने पर भी टूट नहीं रहा। यहाँ से यहाँ तक अगर आप लेते हैं, ये पार्ट जिसका ज़्यादा होगा, ये पार्ट जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा, और जिसका ये पार्ट कम होगा, यहाँ से यहाँ तक का, वो वीक होता है। वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। उसका कारण ये है
हम खींचते जाएं, वो इलास्टिक नेचर उसने खो दिया, यानी अब हम फोर्स हटा लेंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा। लेकिन ये बात सही है, लेकिन उसके वो टूटेगा नहीं, टूटने के लिए ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो ज़्यादा मजबूत माना जाएगा, जबकि ये जल्दी टूट जाएगा, ये जल्दी टूट जाएगा इसकी तुलना में। तो ए इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बी हो जाता है, जो इसका ये पार्ट ज़्यादा बड़ा है और ये पार्ट इसका छोटा है। तो इस तरह ग्राफ से भी हम सवाल पूछ सकते हैं। बच्चों सवाल आएंगे, आपको ध्यान रखना होगा, करिएगा। और न्यूमेरिकल भी आप लगा लीजिए, एक दो न्यूमेरिकल हम आपको करके दिखा देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 9.1, इसमें उन्होंने कहा स्टील ऑफ वायर लेंथ, एक स्टील वायर है, एक है कॉपर वायर, दूसरा है कॉपर वायर। अब स्टील वायर की लेंथ है L इक्वल टू 4.7 और इसकी है, इसका क्रॉस सेक्शन है A इक्वल टू 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, ये मीटर है। कॉपर का इसी तरह है, लेंथ 3.5 और इसका एरिया जो रखा है 4.0 × 10⁻⁻5 अंडर ए गिवन लोड। दोनों में इक्वल फोर्स लगाया जाए, यानी इस वायर में भी उतना ही मास लगाया गया है और इस वायर में भी उतना ही मास M लगाया गया है। अब यहाँ पर सवाल में ये नहीं कहा गया कि कौन कितना खींचता है, तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि दोनों तारों पे यंग मॉडुलस का अनुपात बताओ। तो डेल्टा L दोनों के लिए सेम होगा, इसके लिए भी डेल्टा L सेम मान लेंगे, कॉपर के लिए भी और स्टील वायर के लिए ऑलमोस्ट इक्वल होगा, वो हम मान के चलेंगे तभी अनुपात निकल आएगा। तो इसमें फॉर्मूला जब लगाएंगे y इक्वल टू F अपॉन डेल्टा L इंटू L, ये हो जाएगा M G अपॉन A, इसके लिए आएगा स्टील और ये कॉपर के लिए भी है, वही लगाएंगे। तो mg अपॉन डेल्टा L इंटू A, डेल्टा L दोनों के लिए सेम होगा, तब इसमें हम डिवाइड देंगे y स्टील अपॉन y कॉपर, ऐसे। तो देखिए mg दोनों का कट जाएगा, ये फार्मूला बनेगा mg L 1 स्टील ले लो, स्टील और ये कॉपर लिख लो और इसको A स्टील और A कॉपर लिख लिया, mg L स्टील और ये आ जाएगा डेल्टा L और AS आएगा और इसके नीचे लिखेंगे mg L कॉपर अपॉन डेल्टा L और ये A कॉपर का एरिया, ये ऊपर चला जाएगा, ये mg से कट जाएगा और डेल्टा L से कट जाएगा, चेंज इन लेंथ ये कट जाएगा, दोनों इक्वल माने गए इस सवाल में, लिखा नहीं है लेकिन आपको मान के चलना तभी रेशियो आएगा। ये दोनों मान के चलना है, ये दोनों इक्वल हो गए, थोड़ा बहुत चेंज होता है तो कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तब यंग मॉडुलस में आ जाएगा रेशियो अकॉर्डिंग टू
स्टील का, और यहाँ पर रखेंगे आप AS और LC। इसमें वैल्यूज लगा दीजिए, यही वैल्यू दी है, इनको आप जब लगाएंगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये है इसमें कैलकुलेशन आपको अपना खुद करना है। AC की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻⁹ और स्टील की वैल्यू है 4.7 और इसकी वैल्यू है 3 और ये 3.5 इंटू 10 और ये 10⁻⁻⁵ तो ये कट गया। अब ये मल्टीप्लाई करके इसका डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये इसका तरीका है। इस तरह से आप न्यूमेरिकल भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल 1-2 मिलेंगे आपको, इसको तो जरूर ट्राई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा।